गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारा विषय है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रांतिक घटनाएं, जिसके अंतर्गत हम क्रांतिक स्थिरांकों के बारे में पढ़ेंगे और उन क्रांतिक स्थिरांकों को प्रायोगिक रूप से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसका अध्ययन हम इस लेक्चर में करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वॉन डेर वाल्स समीकरण तथा उसके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ा था। इसी के कंटिन्यूशन में आज का हमारा विषय है क्रांतिक घटनाएं। देखिए, गैसों के द्रवीकरण के बारे में आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि गैस का जो द्रवीकरण है वो एक निश्चित ताप और दाब पर होता है। लेकिन ये निश्चित ताप और दाब क्या होते हैं? इसके लिए ताप कम होना चाहिए और दाब अधिक होना चाहिए, तभी गैसों का द्रवण संभव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ताप कम करते हैं तो गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाती है और दाब बढ़ाने पर गैस के अणु एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आने से उनके मध्य जो अंतः आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। जब आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो गैस का घनत्व अधिक हो जाता है और गैसें द्रवित होने लग जाती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गैसों के द्रवीकरण में दाब से अधिक ताप का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वायुमंडलीय दाब पर तो हर किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है, लेकिन वायुमंडलीय ताप पर सभी गैसों को द्रवित करना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है, जिससे अधिक ताप होने पर चाहे हम कितना ही दाब बढ़ाएं उसका द्रवीकरण नहीं हो पाएगा। तो गैसों के इस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं, जिसे हम TC के द्वारा दर्शाते हैं। यह गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। यह प्रत्येक गैस के लिए निश्चित होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसका क्रांतिक ताप 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात इस ताप के ऊपर किसी भी ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड को द्रवित नहीं किया जा सकता है, दाहे चाप जितना भी अधिक हम लगा लें। इस प्रकार क्रांतिक ताप पर किसी गैस का वह निम्नतम दाब जिस पर गैस द्रवित हो जाती है क्रांतिक दाब कहलाता है और इसे PC से दर्शाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रांतिक दाब है वो 73 वायुमंडलीय होता है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड को हम 31 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर और 73 वायुमंडलीय दाब लगाकर द्रवित कर सकते हैं। तीसरा जो क्रिटिकल कांस्टेंट है वो है क्रांतिक आयतन। किसी गैस के क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर उस गैस के 1 मोल का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है, जिसे BC के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक आयतन 95.7 मिलीलीटर होता है। क्रांतिक ताप और क्रांतिक ताप की तरह क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन भी गैस के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं, यानी कि इनका भी एक निश्चित मान होता है। क्रांतिक ताप और दाब पर जब किसी गैस का द्रवण होता है तो द्रव और गैस के मध्य की जो सीमा रेखा है वो समाप्त हो जाती है। हम नहीं पहचान पाते हैं कि गैस और द्रव एक दूसरे से किस जगह अलग अलग हो रहे हैं। गैस अवस्था कहाँ समाप्त हो रही है और द्रव अवस्था कहाँ से प्रारंभ हो रही है। इस अवस्था को क्रिटिकल स्टेट या क्रांतिक अवस्था कहा जाता है और इस घटना को क्रांतिक घटना या क्रिटिकल फिनोमिना कहा जाता है। क्रांतिक जो अवस्थाएं हैं इनके बारे में सबसे पहले सेंट एंड्रयूज़ ने बताया था। उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था। उन्होंने विभिन्न तापमानों पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया। अब आती है बारी कि इन क्रिटिकल कांस्टेंट्स को प्रायोगिक रूप से किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण काम में लेते हैं
यू आकार की एक नली इसमें काम में ली जाती है जिसके सिरे पर एक बल्ब बना होता है। यह प्रयोग इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि जब गैस द्रवीकरण की अवस्था में होती है, यानी जब उसका द्रवीकरण हो रहा होता है, तो उस समय उसकी वाष्प और द्रव का घनत्व एक समान होता है। इसलिए जब गैस और द्रव अवस्था आपस में इतनी अधिक मिल जाती हैं कि उन्हें अलग अलग पहचान पाना संभव नहीं होता है। तो हम जो यू आकार की नली ले रहे हैं उसमें एक बल्ब होता है, उस बल्ब में उस द्रव को भरा जाता है। उसके बाद यू नली में पारा भर दिया जाता है और पारे के ऊपर वायु होती है, थोड़ा खाली स्पेस होता है जिसमें वायु होती है, और फिर इसके सिरे को सील बंद कर दिया जाता है। नली के इस सिरे पर मैनोमीटर लगाई है। ये जो सिरा है ये मैनोमीटर का काम करता है। नली के जो बल्ब वाला सिरा है इसको एक थर्मोस्टेट में रखा जाता है जिसमें से कि गर्म द्रव प्रवाहित होता रहता है और उस द्रव की गर्मी से जो बल्ब में उपस्थित द्रव है वो गर्म होता है। तो जब बल्ब का जो द्रव है वो धीरे धीरे गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जबकि बल्ब में उपस्थित द्रव तथा वाष्प को अलग अलग पहचानना कठिन हो जाता है और यह ताप क्रांतिक ताप या TC कहलाता है, जिसे हम थर्मामीटर से नोट कर लेते हैं। इसी समय जो मैनोमीटर में दाब होता है वो क्रांतिक दाब होता है जिसे PC कहा जाता है। अब गैस को ठंडा करते हैं जिससे कि धीरे धीरे द्रव और गैस की दो सतहें अलग अलग दिखने लग जाती हैं और उस समय भी ताप और दाब को हम नोट कर लेते हैं। फिर दोनों का मध्य औसत निकाला जाता है, क्रांतिक ताप। और उन दोनों का जो औसत मान है वो क्रांतिक ताप और दोनों दाब का जो औसत दाब मान है वो क्रांतिक दाब मान लिया जाता है। लेकिन क्रांतिक आयतन को थोड़ा सा कठिन होता है इस तरह से ज्ञात कर पाना, क्योंकि जब ताप और दाब में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो आयतन बहुत अधिक प्रभावित होता है। क्रांतिक आयतन को ज्ञात करने के लिए हम एमेगेट की औसत घनत्व विधि काम में लेते हैं, जिसमें कि अलग अलग तापों पर गैस और द्रव अवस्था में पदार्थों का घनत्व ज्ञात किया जाता है और फिर उनके बीच में ग्राफ खींचा जाता है। वाष्प के घनत्व और द्रव के घनत्व का ग्राफ जिस जगह मिलता है उसका घनत्व क्रांतिक घनत्व कहलाता है और जो इस बिंदु के संगत ताप क्रांतिक ताप होता है। और क्रांतिक घनत्व के मान का जब गैस के अणुभार में भाग दे दिया जाता है तो क्रांतिक आयतन हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कि Vc = m/dc। Vc क्रांतिक आयतन, m गैस का अणुभार और dc होता है इसका घनत्व, जो कि हमने एमेगेट वक्र से निकाला है। तो इस प्रकार से हम किसी भी गैस के तीनों क्रांतिक स्थिरांकों को ज्ञात कर सकते हैं। हम उसका क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।